बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको अपनी आफ़ियत में रखे, अपनी अमान में रखे। हस्बे वादा अपनी ज़िंदगी की दास्तान लाइफ़ स्टोरी के साथ हाज़िर हूँ और कुछ इंतज़ार आप सबको करना पड़ा। उस पर माज़रत कबूल फ़रमाएँ, मसरूफ़ियत ज़्यादा होती है, मुमकिन नहीं होता बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाना। शुरू करते हैं मेरे एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के दौर से। ये कोई 2008 के अवाखिर की बात है। मेरी शादी हुए 1 साल हो चुका था। मैं लाहौर में अपनी बीवी के साथ रहता था और एक दिन मैं सुबह नहा के बाहर निकला। एकदम अचानक मुझे ऐसे लगा कि मुझे हार्ट अटैक हो गया है और मेरा हार्ट फ़ेल हो गया है। एकदम घबराहट हुई। दिल की धड़कन तेज़ हुई। मुझे ऐसे लगा कि ये ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई, अब मेरे पास कुछ नहीं। वो इतना अचानक था, मैंने उस जैसी शय ना पहले सुनी थी, ना देखी थी और ना ही किसी के साथ ऐसा होते हुए मेरे मुशाहिदे में इससे पहले आया था। चश्मे ज़दन में, आँखों के आगे अंधेरा छाया और मैं ज़मीन पर गिर गया। ये एक लम्हे की वारदात थी और इस लम्हे के बाद मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल दी गई। ये सब कुछ मेरे साथ अचानक क्यों हुआ, इसको समझने के लिए हमें ज़रा पीछे जाना पड़ेगा। मैं बचपन से ही एक सेंसिटिव आदमी था, इमोशनल। आई वाज इमोशनल एंड सेंसिटिव चाइल्ड एक्चुअली। और बहुत ज़्यादा उदासी में रहने वाला और अपने आप में रहने वाला और शर्माने वाला। उस ज़माने में 90s के जो लोग हैं वो शायद ये बेहतर तौर पे समझ सकते हैं कि बच्चों को बोलने की भी कोई इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं होती थी और काफ़ी पाबंदियों का सामना भी करना पड़ता था। मेरे साथ भी ऐसे ही मामलात ही चले और उसमें मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ हो गया और किताबें पढ़ने का भी ऐसा शौक़ हुआ जो हद से बढ़ गया। और मैंने फिर लाइब्रेरियों का रुख किया और ये सस्पेंस डाइजेस्ट और जासूसी और रूहानी डाइजेस्ट और इन चीज़ों से जो आम लिटरेचर अवेलेबल था, तालीम और तरबियत वगैरह, यहाँ से गुज़रते गुज़रते मैं आगे चलता है और छठी 7वीं क्लास में मैं शहाबनामा और मुमताज़ मुफ्ती की अलख नगरी और अलीपुर कायली वगैरह और लबैक और इस किस्म की चीज़ें मेरे हाथ लग गईं। और ये मेरी एज उस वक्त ऐसी नहीं थी कि मैं ऐसा लिटरेचर पढ़ सकता या उसको डाइजेस्ट कर सकता। लेकिन चूँकि अब दस्तयाब हो गया, अब अल्लाह ताला की इसमें हिकमत थी और मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया। और छुप के पढ़ते थे उस वक्त, तो घर वालों की तरफ से तो ऐसी इजाज़त नहीं हुआ करती थी कि इतनी मोटी मोटी किताबें बच्चा पढ़े। वो फिर ऐसा चस्का लगा है जहन को कि स्पीड पढ़ने की बढ़ती चली गई और वो फिर इतनी बड़ी कि मैंने शायद 8वीं जमात में, मिडिल क्लास में, मैंने दीवाने गालिब पढ़ लिया और फिर उसके बाद पीछे मीर तक, 8वीं 9वीं में मीर, सौदा तकनी, आतिश, दाग वगैरह तक मैं पहुंच गया था। और कुछ समझ नहीं आती थी, लेकिन उर्दू चूँकि बहुत ज़्यादा वोकैबलरी बढ़ चुकी थी, वो बहुत कुछ समझ आ भी जाता था। अब फिर उसमें फिर मंटो भी आया, इसमें चुगताई भी और ये उदास नस्लें और आग का दरिया और ये जो भी हमारा लिटरेचर है, और स्पेशली अशफाक अहमद बानो कुदसिया का जो लिटरेचर था वो पढ़ा, जैसे अक्सर लोग पढ़ते ही हैं। तो उससे एक मेरे अंदर एक रूहानियत का एस्पेक्ट पैदा हो गया और एक ऐसी शम्मा मेरे अंदर जली कि मुझे ऐसे लगा कि मुझे अपनी पहचान करनी है। वो एक ब्लर्ड विजन था, उसमें कोई मैच्योरिटी नहीं थी। और बस वो फिर कभी टेलीपैथी और इस किस्म की चीज़ें और मुराकबे और कुछ सिलसिले उस वक्त चलते थे, लोग जानते होंगे जो उस इरा में रहे हैं। कोई कराची में कुछ ऐसे मामला थे, वहाँ से किताबें आया करती थीं, नूर के मुराकबे, तसव्वुर करने के मुराकबे, इस किस्म की कुछ दस्तयाब होते थे। और फिर पमिस्ट्री पढ़नी शुरू कर दी, हत्ता कि फिर मैजिक को भी पढ़ा। और काफ़ी ज़्यादा, अब जितना उस छोटे शहर में मैं रहता था, साहिवाल चीचावतनी वाली साइड पे, तो उसमें कितना लिटरेचर, लाइब्रेरीज़ में कितना होगा, जो कुछ भी था उसको पढ़ा। फिर कुछ रशियन जो तर्जमा होके आ रहा था वो देखना शुरू किया। तो बहरहाल गुज़रते गुज़राते मैट्रिक तक पहुँचते पहुँचते एक अच्छा खासा ज़हीन लड़का इस हालत को पहुँच गया था कि उसे समझ नहीं आती थी कि कोर्स की किताबों का मकसद क्या है। कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे थे ज़ात के अंदर, जो सोसाइटी में मैं देख रहा था और जो मैं अदब में पढ़ रहा था, वो बहुत ज़्यादा हद तक मेरे अंदर कन्फ्यूजन पैदा कर चुका था। और बहरहाल अभी किस्सा मुख्तसर होते होते फिर ये मामलात हुए कि कॉलेज तक
जब मैं पहुंचा हूँ सेकंड ईयर में, तो मेरे बस से बाहर हो चुकी थी, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा आ चुका था। और मैं एक यूँ समझिए कि ट्रेडिशनल जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है, क्योंकि मेरी हालत ये हो गई थी जी कि मैं सातवीं आठवीं की जो, जब मैं हमारे पास नई किताबें आया करती थी साल के आगाज़ में, तो मैं उनको एक दो दिन में पढ़ लिया करता था और उसके बाद मेरी दिलचस्पी उसमें ख़त्म हो जाया करती थी। अब मुझे फिर ये समझ नहीं आता था कि रट्टे मारना, याद करना, पेपर देना, तो वो मजबूरन तो करते थे और कोई नंबर ले लेते थे कुछ ना कुछ, लेकिन हालत बतदरीज बदतर होती चली गई। और वोकेबलरी बढ़ रही थी, इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, उर्दू की बहुत ज़्यादा वोकेबलरी, हत्ता कि फ़ारसी के भी कुछ अशार समझ आने लग गए, और शिराज़ी, हाफ़िज़ वगैरह वो चीज़ें देख रहा था मैं काफ़ी ज़्यादा। और फिर ऐसे मामलात होते हैं कि जब आप इतना डिटेल में नॉलेज, इतना जल्दी आप लिटरेचर वगैरह को कंज्यूम करने लगते हैं, तो आप आइसोलेशन में जाते हैं। ये एक बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि उस ज़माने में आपके दोस्त अहबाब जो कुछ आपके नज़दीक होते हैं, वो उनका वो कैलिबर और स्किल नहीं होता कि वो आपकी बात को कंटेन कर सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो उसके नतीजे में मैं बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार भी हुआ। तो करते कराते मैं सेकंड ईयर के बाद बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने की वजह से अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सका, और उकता भी गया, और फिर घर से दबाव भी बहुत पड़ रहा था और मुझसे किया नहीं जा रहा था। और मैं यूँ समझिए कि इस सिस्टम से दिल बर्दाश्त हो गया। और उसके ऊपर तो एक लंबी बहस हो सकती है कि क्यों हुआ। अभी तो ये चूँकि मौजू नहीं है, तो मैं अभी आपको सिर्फ़ जो मेरी एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाने की बुनियाद बनी है, उसके ऊपर ही चलता चला जाऊँगा। तो बहुत से ऐसे वाक़यात हुए जो बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग थे, हार्ट ब्रेकिंग थे और ट्रॉमेटिक थे। उनमें से मुझे गुज़रना पड़ा, और रिज़ल्ट उसका ये निकला कि मैं लाहौर पहुँच गया। और लाहौर पहुँचने के बाद उस वक़्त इंफ़ॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नया-नया दौर शुरू हो रहा था। ये शायद 2000 की बात है। 20वीं सदी शुरू हो रही थी या हो चुकी थी, आई थिंक सो। और उसमें फिर मैंने आईटी में कुछ स्ट्रगल शुरू कर दी, और कुछ छोटा-मोटा बीसीएस करने की भी कोशिश की, उसमें भी नाकाम हुआ। लेकिन ज़हन बहुत अच्छा था, याददाश्त बड़ी मज़बूत थी मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि मैं बहुत कुछ सीखता चला गया, और यूँ समझिए कि 2004-5 तक ज़िल्लत बहुत उठानी पड़ी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भूखा रहा, और मोहताज रहा, और गरीब रहा, मस्कीन रहा, रुलता रहा, धक्के खाता रहा। और लेकिन दो काम होते रहे, एक तो लिटरेचर पढ़ता रहा, और फिर वो फ़िलासफ़ी, विल डुरांट आ गया, फिर उसके बाद बर्ट्रैंड रसेल आ गया, और फिर पाइलो कोलो तो उस ज़माने में ही पढ़ लिया, और फिर सिडनी शेल्डन, और जो कुछ भी मिलता था पढ़ता रहता था। और फिर तो ये फ़िक्र भी ख़त्म हो गई कि किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना। और फिर सूफिया को पढ़ा, तसव्वुफ़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी मेरी हो गई, और करते कराते 2006-7 तक मैं एक ऐसा मलगूबा बन चुका था मालूमात का, जिसके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी बेपनाह इल्म था, और लिटरेचर का भी था। तो मेरी शख्सियत में एक मखसूस किस्म का चार्म भी पैदा हुआ, और मेरे पास बोलने के लिए, बात करने के लिए, सोचने के लिए बहुत कुछ था। और इसके साथ साथ एक नुकसान भी हुआ कि मैं नाकाम हो रहा था प्रोफेशनल लाइफ में, इर्रिस्पॉन्सिबल बन रहा था, लापरवाही बहुत ज़्यादा थी मेरे अंदर, और मेरे किरदार में बहुत ज़्यादा झोल आ चुके थे। और फिर कुछ पीछे से भी सदमात चलते आ रहे थे, पेरेंट्स के साथ कुछ जनरेशन गैप था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो भी सिर्फ हिंट के तौर पे छोड़ रहा हूँ, ताकि जो लोग गहरी नज़र रखने वाले हैं वो समझ सकें कि ये मामलात कैसे अपने अरूज को पहुंचा करते हैं। एक वक्त आया जब ऐसे मामलात हो गए 2006-7 में कि मेरे लिए बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना कोई ख़ास मसला नहीं रहा। मतलब उस ज़माने में शायद 25-30 हज़ार कमाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। कुछ 2-4 जॉब्स भी की, बहुत अच्छी की, लेकिन आखिर निकाला गया। सारी रिस्पेक्ट के बावजूद कभी टाइम पे नहीं पहुंचता था, और अपनी मर्ज़ी से काम किया करता था, और समझता था कि क्रिएटिव आदमी हूँ। और फिर कुछ टीवी चैनल्स पे भी काम किया,
वेबसाइट डेवलपमेंट में चला गया, डिज़ाइनिंग में चला गया, उसके बाद फिर एसईओ में चला गया और फिर आगे तजर्बा बढ़ता चला गया। तो उसके नतीजे में पैसे चूँकि कुछ ज़्यादा भी आने लग गए और उनको खर्चने की जो कि अकल नहीं थी और जो उसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा नफसियाती मसाइल का शिकार भी हुआ। अचानक पैसे खर्च दिया करता था, जमा नहीं किया करता था। अगर 20-25 हज़ार रुपया भी हाथ लगा है तो 2-4 दिन में ही ख़त्म हो जाया करता था। मोबाइल ले लेने हैं, लैपटॉप ले लेने हैं, कपड़े ले लेने हैं, महंगे कपड़े पहनना और इस किस्म की चीज़ें हैं। और उसके नतीजे में बैक वक्त कुशाइश और अफलास के एक नमूने के तौर पे मैं ज़िंदगी को बसर कर रहा था। और शादी होने के बाद मैं अपनी बीवी के साथ लाहौर आ गया दोबारा वापस। और इरादा तो यही था कि यहाँ पर ही रहूँगा। और लाहौर तो एक फ़रार था मेरे लिए, एक ऐसा शहर था जिसमें मुझे पनाह मिली थी और ऐसे लगता था कि इसमें बहुत जगह है मेरे लिए काम करने की, फलने-फूलने की, फ्लरिश करने की। शादी के 6-7 माह मैंने फिर बहुत ज़्यादा मेहनत की और अपने आप को अपडेट करने की, कुछ प्रोग्रामिंग में, वेब डेवलपमेंट में कुछ अपडेट किया अपने आप को और अपने फिनांसिस को थोड़ा-सा देखा और उसके नतीजे में मेरी अर्निंग जो थी फाइनली वो 2008 के शुरुआत में ही यूँ समझिए कि 1 लाख, 1.5 लाख तक भी पहुँच गई, जो कि उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम थी। और आई थॉट कि फाइनली आई एम अराइविंग समवेयर फाइनेंशियली एंड प्रोफेशनली। लेकिन मैं गलती पर था। उसकी एक वजह ये भी थी कि एक तो ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ का एस्पेक्ट चल रहा था, लेकिन उसके साथ-साथ मेरी एक स्पिरिचुअल लाइफ भी चल रही थी। जो पर्सनैलिटी थी वो स्प्लिट डिसऑर्डर का शिकार थी। मैं प्रोफेशनल भी होना चाह रहा था, चार्मिंग भी रहना चाह रहा था और उसके साथ-साथ मैं तसव्वुफ़ में भी डाइव करना चाह रहा था, स्पिरिचुअल भी होना चाहता था और इसके नतीजे में दोनों तरफ से मुझ पर दबाव पड़ता रहता था। बाबों से बहुत ज़्यादा मिला करता था, मज़ारों पे बहुत जाया करता था, सूफिया को बहुत ज़्यादा स्टडी किया करता था। अ, और मुराकबात तो मेरा शुरू से ही पैशन रहा। मेरा ख़्याल है 9वीं 10वीं क्लास से, मैट्रिक से भी शायद पहले से ही मैं मुराकबात को बहुत ज़्यादा करता चला रहा था, लेकिन उनमें एक कॉन्टिन्यूटी नहीं थी। यानी 2 महीने कर लिया, फिर 2 महीने, 1 महीना छोड़ दिया, उसके बाद जब कभी फिर दबाव आया और दौरा पड़ा कि नहीं अब स्पिरिचुअल होना है, तो फिर उसके बाद घुस गया उनके अंदर, फिर 1-2 महीने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया। तो इस किस्म के मामलात में मैं चलने वाला आदमी था और ज़िंदगी 2 रुखों में आगे बढ़ रही थी। और जब आप 2 कश्तियों में सवार होने की कोशिश करते हैं तो उसके नतीजे में जो होता है वो आप सबको पता ही है। मेरे साथ भी वही हुआ, मेरे साथ हादसा हो गया और ये वो जगह है जहाँ से मैंने इस वीडियो को शुरू किया था। और मैं गिरा अचानक और मेरा जिस्म मिट्टी हो गया। जब मैं गिरा हूँ ना जी, और मैं जब बेहोश हुआ हूँ, मेरी आँख खुली, तो मेरा ज़हन पहली बार खौफ से मुतारिफ हुआ। जवानी थी, शायद 27-28 साल की उम्र थी और उससे पहले तो पता ही नहीं था कि बीमारी क्या चीज़ होती है। और डिप्रेशन रहता था और गुस्से वाला बहुत ज़्यादा था, चीज़ों को जुनून के साथ किया करता था। लेकिन बीमारी नहीं देखी थी, कमज़ोरी नहीं जिस्म में थी कोई भी। होती भी नहीं है इस एज में, क्या कमज़ोरी होनी है। तो जब आँख खुली है तो खौफ के मारे थर-थर काँप रहा था कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। और भागा अस्पताल की तरफ और वहाँ पर इंजेक्शन लगे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी तो क्या हुआ। डरा हुआ था बहुत ज़्यादा, हर एक को यही कह रहा था कि मेरे दिल को कुछ हो गया है, हार्ट अटैक हो गया है और ऐसे लगता था अभी दोबारा हो जाएगा। तो सेडेटिव दिए उन्होंने, शायद कोई इंजेक्शन ऐसा लगाया, थोड़ा सुकून आवर, साथ कोई ब्लड प्रेशर शायद ऊपर नीचे हुआ हुआ था, उसकी टैबलेट दी। और वहाँ पर कुछ ऐसा तुरफ़ा तमाशा ये हो गया कि वो वेन में जब आईवी इंजेक्शन लगा रहे थे तो वो रिएक्शन कर गया और उसकी वजह से वो जगह जो थी, हाथ के ऊपर वाली जगह जहाँ पे इंजेक्शन लगता है, वो फूलना शुरू हो गई और उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो वो खौफ तो पहले ही इतना ज़्यादा तारी था, तो बिल्कुल ही पैनिक हो गया और पैनिक का तो खैर पता ही नहीं था उस वक्त कि ये पैनिक क्या होता है। और खूब तमाशा लगा
6-7 घंटे का एक, और घर तक खबरें पहुंच गई, फ़ोन हो गए इधर उधर के क्या हो गया है। रात को वापस आया अपने घर, डरा हुआ, सहमा हुआ, और नींद के ज़ेरे असर था, सो गया। जब सुबह उठा हूँ तो दुनिया कुछ बदली बदली सी लगी मुझे। टांगों में थोड़ी कपकपाहट थी, जहन भारी था, और मेरे अंदर खौफ था। मेरा जहन इस शशोपंज में था, इस इज़्तिराब में था, इस सदमे में था कि मेरे साथ गुज़िश्ता कल क्या हुआ है। मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि मुझे एंग्ज़ायटी हो गई है। अब फिर एक सिलसिला चला है मुसीबतों का, उससे अगले दिन ही शुरू हो गया। अगले दिन शाम को मुझे फिर पैनिक अटैक हुआ, और फिर मेरा दिल घबराया, और मुझे लगा, फिर मैं अस्पताल को भागा, और फिर ये तमाशा चल निकला। और तमाशा ऐसे चला है जैसे आप यूं समझिए कि बस किसी पे क़यामत गुजर गई, और सिम्पटम्स आने शुरू हो गए, और दिल घबराता रहता था, स्टमक ख़राब हो गया, और कॉन्स्टिपेशन रहने लगी, कभी डायरिया रहने लगा। और ये 1 डेढ़ महीने में ही ऊपर नीचे जो है ये वारदातें हुई हैं। सर में खिंचाव रहने लगा, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ मेरे साथ शुरू हो गए जिनकी मुझे समझ नहीं आती थी कि ये कहाँ से पैदा हो रहे हैं। रात को सोया हुआ वो होता था तो अचानक ऐसे लगता था जैसे मौत आ गई, सांस तेज़ हो जाता था, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती थी। उठ के भागता था खुली हवा की तरफ, गली में भागता था उठ के, और फिर नींद आनी बंद हो गई खौफ की वजह से कि सोऊंगा तो ये हो जाएगा। और फिर कुछ भी खाता था तो वो हज़म नहीं होता था, और उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस, गैस बहुत ज़्यादा हो जाती थी, पेट फूल जाता था, तकलीफ़ होने लगती थी, सीने में दर्द होने लगती थी। जो भी आप लोगों को पता ही है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। यूँ समझिए कि एक दिन में ऐसे हो गया। तो बहरहाल 1 डेढ़ महीना तो कुछ टेस्ट वगैरह, और जो भी आदमी शुरू में जज्बाती हो के भागम दौड़ करता है, मैंने भी की। और कभी कार्डियोलॉजी जा रहा हूँ, कभी दिल के टेस्ट हो रहे हैं, जो भी समझ आया स्पेशलिस्टों को चेक करवाना शुरू किया। कभी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, कभी हार्ट के कार्डियक सर्जन के पास जा रहा हूँ, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। और मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की, और परेशानी भी बढ़ती गई, और बीवी भी परेशान, मैं भी परेशान, एक बेटी हो चुकी थी उस वक्त तक, और काम करना तो दरकिनार, अकल माऊफ हो गई, समझ से बाहर हो गया सारा मामला कि ये हुआ क्या है, और ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। दवाइयाँ फाँकनी शुरू की, और दवाइयाँ जैसे जैसे लेता था उनके साइड इफ़ेक्ट अजीबोगरीब, जिस्म बहुत सेंसिटिव हो गया, जहन की हसासियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और फिर एक दौर चला है जिसकी अब तो तफसीलात ना याद, ना उन पे कोई ज़िक्र करने की हाजत, और ना ही कोई चाहत। बस यूँ समझिए कि 2008 से लेके 2010 तक 2 साल मैंने बिला मुबालगा लाखों रुपया हॉस्पिटल्स में उजाड़ा, और फिर अस्पतालों से मायूस हुआ। तो फिर इमरजेंसीज़ में तो सभी को मेरा पता लग गया था, जितने भी हॉस्पिटल कोई छोड़ा तो था नहीं। भागता था हर दूसरे दिन, और टीके लगते थे, और कभी दवाइयाँ, सबको पता लगता था, आइडिया हो गया था कि ये नफसियाती इसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, और मैं मानता नहीं था। और कोई डॉक्टर ने, किसी ने खैर पहले 1.5-2 साल बताया भी नहीं। पहले आईबीएस डायग्नोज हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया कि जी मैदा ख़राब है, गैस्ट्रिक हुआ हुआ, इस किस्म की चीज़ें हो गई हैं। उनके इलाज में लग गया, और वो ओमप्राज़ोल और इस किस्म की जो चीज़ें हैं, वो गैविस्कॉन सिरप, और क्राफ्लेम टैबलेट, और ये वो जो एंटासिड्स होती है, ये वाली चीज़ें शुरू कर दी। जेंटैक हो गया, राइजक हो गया, ये सब चीज़ें हैं, वो उन चक्करों में पड़ा रहा। आराम कहाँ से आना था, आराम, तबीयत तो और ख़राब हो गई। और फिर हालत ये हुई कि कुछ करने जो गाना रह गया, और ऐसे लगना शुरू हो गया कि मर जाऊंगा। अब इस सारे मामले में जिस दिन ये मुझे हुआ है पैनिक अटैक पहला ज़िंदगी का, तो मेरा वज़न जो था वो 88 केजी था, 88 किलो या 89 केजी, और मैं बहुत ज़्यादा बस, मुंह मेरा फूला हुआ था। अभी तो तस्वीरें शायद पड़ी हों कहीं पे, अगर फुर्सत होती तो आपको दिखाता इस वीडियो में साथ साथ। लेकिन पहले 6 महीने के अंदर अंदर मेरा वज़न 48 से 50 किलो पे आ गया, और ऐसा हो गया जैसे मुझे किसी ने मार के दोबारा पैदा कर दिया है। और मेरी शक्ल बदल गई, मेरा जिस्म बदल गया, जिस्म छोटा हो गया, और यूं लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर पहले हवा भरी हुई थी और उसको निकाल दिया है। और स्किन
जिल्द की रंगत बदल गई, पहले लाल था, सुर्ख था, फिर पीला हो गया, और हड्डियां बाहर आ गईं। और मुझे याद है एक दिन मैं शीशे के आगे खड़ा हुआ नहाने के बाद, तो मैंने अपनी पसलियां जो थीं वो एक एक करके गिनी। और वो ऐसे जैसे महात्मा बुद्ध के वो जो स्टैचू नहीं कभी कभी हम देखते अजायब घर में इधर उधर जो पड़े होते हैं, जिसकी एक एक पसली नज़र आ रही होती, वो वाली हालत हो गई। और खौफ, और बेपनाह खौफ, और सदमा, और रोते रहना हर वक्त, और डरते रहना, और सोचते रहना कि अब ये सर क्यों दुख रहा है, वॉमिट क्यों हो रही, उल्टी क्यों आ रही, दिल क्यों घबरा रहा है, अब ये गैस क्यों हो गई है, अब ये क्यों हो गया, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ क्यों हो गई है मुझे। इसी उधेड़ बुन में रहने लगा और शख्सियत बदल गई बिल्कुल। और ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हो रहा था कि पता ही नहीं लग रहा था। कुछ सँभलना भी है, कुछ हौसला भी करना है। उस ज़माने में जी बताने वाला भी कोई नहीं था। अब तो मीडिया है, टीवी है, खैर टीवी को तो छोड़ें, अब यूट्यूब है, गूगल है, आप थोड़ा-सा सर्च करते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। सिम्प्टोमेटिक होता है आदमी, किसी न किसी कन्क्लूज़न तक बहुत जल्दी लोग अब पहुँचने लग गए। तो हम तो खौफ में ही मारे गए और अंधेरे में ही मारे गए। तो बहरहाल कुछ डेढ़ साल, साल के बाद मैं फिर हकीमों की तरफ और होम्योपैथिक की तरफ मैंने सफ़र शुरू किया, और खंगाले लोग और मिला फिर हकीमों से, बड़े-बड़े पुराने हकीमों से, कभी मुल्तान, कभी डेरा गाज़ी खान, लाहौर, जो भी जहाँ भी मुझे कहीं से पता चलता था, मैं पहुँचता था। और जो दवाइयाँ कभी मुझे बताया जा रहा था जिगर में गर्मी है, कभी मुझे कहा जाता था तली में कुछ पता नहीं क्या-क्या नॉनसेंस मुझे बताई गई। और इसी तरह से होम्योपैथिक में भी बड़े जितने भी मशहूर लोग थे डॉक्टर्स, उनके पास भी मेडिसिन्स गई, और जो किसी ने बताया वो किया। और फिर दम भी करवाने शुरू किए, और बस जो भी आप सोच सकते हैं इस पागलपुने में जो भी आदमी करता है, मैंने वो किया। लेकिन 2 साल, कामिल 2 साल, 2010 तक मुझे एक लम्हा भी चैन का नसीब नहीं हुआ, और मेरे अंदर की आग और बेचैनी बढ़ती चली गई। और मैं इस नहज तक पहुंचा, और मैंने दाढ़ी रखने का फ़ैसला किया। उससे पहले मैं क्लीन शेव था। दाढ़ी रखी, 1 डेढ़ महीने में दाढ़ी बढ़ी, और दाढ़ी रखते ही मैंने सर पे टोपी चढ़ाई और मस्जिद की तरफ भागा। और शायद 1 डेढ़ साल कोई ऐसी नमाज नहीं थी जिसमें मैं सबसे पहले नहीं पहुंचा मस्जिद में, और शलवार चढ़ा ली पाँचों से ऊपर, और तौबा ताइब हो गया, और अल्लाह को मनाने लगा, और दुआएं और वज़ाइफ और न जाने क्या-क्या। और कुछ मेडिसिन मुझे शुरू ऐसी करवाई गई मुस्तकिल तौर पे, जो जिनका मुझे पता नहीं था कि उनके साइड इफ़ेक्ट भी कोई होते हैं। मुझे एक अल्प्राज़ोलम साल्ट की जो बेंज़ोडिआज़ेपिन जो साल्ट होते हैं, वो मुझे शुरू कराई गई। ज़ैनेक्स 0.05 इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली राइट नाउ। तो वो रोज़ रात को मैं खाता था तो मुझे नींद आती थी, और उसके बगैर मैं सोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मुझे ऐसे लगता था जैसे सोते हुए मेरा दम घुट जाएगा, या मैं मर जाऊँगा। डर लगता था, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी। और वह उसमें भी खाने के टैबलेट लेने के बाद भी कौन सा नींद आती थी। और वो फिर कुछ टैबलेट्स, सिप्रालेक्स थी एक टैबलेट, वो 1-2 महीने खाई, लेकिन उससे और मामला बिगड़ गया। प्रोपेंटाजोल भी थी शायद, कोई मुझे याद नहीं है, बड़े तवील अरसे की बात है। और अभी वीडियो करते हुए भी मैं ऐसे बस बैठ गया हूँ, उठ के कुछ सोचा नहीं था। 2 साल के बाद हालत ये हो गई कि काम करना नामुमकिन हो गया, और मुझे ऐसे लगा जैसे लाहौर में मैं अब नहीं जी सकूँगा, यहाँ पे मुमकिन नहीं है मेरे लिए। बहुत बुरे हालात हो गए, हर वक्त उधार पे ज़िंदगी चल रही थी, दवाइयों पे ही सारा खर्चा हो जाया करता था, कीमो पे, डॉक्टर्स पे, और फिर इधर उधर जो भी आदमी करता है काम, उल्टे सीधे दम वाले और तवीज़ वाले, और तुम पे जादू हो गया और तुम्हें किसी ने बांध दिया, और इस किस्म की चीज़ें, नॉनसेंस। बहरहाल बहुत थोड़ी देर, शायद 1-2 माह इनके पीछे भी लगा। ज़्यादा नहीं मुझे लूट सके ये लोग, मुझे ज़्यादा हकीमों ने लूटा और डॉक्टरों ने लूटा। और एहतियात की अगर आप बात करें तो शायद 1.5 साल तो मैं काले चने उनके शोरबे के साथ ही एक चपाती खाया करता था, और वो भी फिर मेरे लिए ऐसे होती थी जैसे जहर खा लिया मैंने। और कुछ भी नहीं था इसके सिवा, शोरबा ही था और दाल थी,
इससे ज़्यादा तो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता था कुछ भी। और होटल से खाना या बाहर का खाना तो वैसे ही मुझ पर हराम कर दिया गया। और फिर ऐसे हुआ कि वापस लौटना पड़ा अपने घर। घर जब लौटा हूँ तो माश के मसाइल भी साथ चल रहे थे, बीवी थी, बेटी थी एक। काम की हालत ये थी कि अपना होश भूला हुआ था मुझे। तो फिर भी कुछ ना कुछ कोशिश की, पढ़ाना शुरू कर दिया कॉलेजेस में, साथ कुछ फ्रीलांसिंग का पहले भी जैसे काम करता था वही, कुछ क्लाइंट थे बाहर के, उनके साथ काम जारी रखा। रोते धोते करता था, बड़ी मुश्किल से करता था, कोई किसी ना किसी तरीके से। अल्लाह ताला ने रोज़ी तो देनी थी, तो वो मिलती रही। लेकिन हालत जो थी वो बहुत बुरी थी। ये 2008 से लेकर 2017 तक तकरीबन, आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये शायद 9 साल बनते हैं। और ये 9 साल की दास्तान आग और खून की दास्तान थी। और मैं बिस्तरे मर्ग पे ही रहता था। और छोटा शहर था, 2 हॉस्पिटल थे, और उनको मेरा पता था कि ये अचानक बिलबिलाता हुआ आता है और इसको कोई दौरा पड़ता है और इसको फिर इंजेक्शन लगता है और ये ठीक हो जाता है थोड़ी देर के बाद। और अज़ियत थी, और कोई ऐसा सिम्पटम नहीं था जो मेरे अंदर नहीं था। कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा रोग नहीं था जो मेरे अंदर नहीं था। और नींद की गोली फांका करता था और उस पे अपनी ज़िंदगी गुजारा करता था। और उठता था और रोना धोना ज़िंदगी में, लड़ाई झगड़े, और बस ऐसे एक ज़िंदगी थी, एक भयानक, ऐसे लगता है जैसे एक भयानक ख्वाब को दोबारा देख रहा हूँ। कोई काम बहरहाल मैं करता रहा, लैपटॉप पास था, आईटी का एक्सपीरियंस था, रोध हो गए, कर ही लेता था कुछ ना कुछ। और उसमें फिर हालात और भी कुछ बुरे हुए, कुछ घर की तरफ से भी दबाव चलते हैं। एक वीडियो मैंने की है, दुआ से तकदीर बदलती है, इस उसमें भी एक हिस्सा है इस वीडियो का, जब मैंने अल्लाह से 2 दुआएं मांगी। तो उनमें एक दुआ तो थी कि मुझे मेरे घर में वापस ले जाए, मेरी माँ के पास, क्योंकि वहाँ से मुझे निकाल दिया गया। तो वो तो पूरी होगी, उसकी डिटेल्स जिसने देखनी है वो उस वीडियो को देख ले, वो तो दोबारा तो नहीं मैं बयान करूँगा यहाँ पे, काफ़ी लंबी है। और दूसरा वादा मैंने अल्लाह से ये किया कि अगर मुझे मेरे पेशे में अरूज दिया जाए, जो मेरा हक बनता है, क्योंकि मैंने इसमें 15 साल ज़िंदगी ज़ाया की है, तो अल्लाह से मैंने ये दुआ की कि मुझे एक दफ़ा मेरे पेशे में मेरी इंतहा तक लेके जाए, और उसके बाद मैं उसकी तरफ पलट आऊँगा। और ये जंग चलती रहती थी, ऑन गोइंग थी। कभी बहुत ज़्यादा वजीफ़े करने शुरू कर देने, दुआएं बहुत ज़्यादा करनी शुरू कर देनी। 2 दिन तबीयत ठीक है, 4 दिन, 2 दिन कहाँ ठीक होती थी, 2 घंटे ठीक और फिर आगे ख़राब, इस किस्म के मामला चलते थे। तो अल्लाह से बड़ी दुआ मांगी कि एक दफ़ा मुझे कम से कम पैसा दे दे। उसके दर पर्दा भी मेरे अंदर यही थी कि मैं इलाज कराऊंगा अपना, और एक दफ़ा देखूंगा कि मुझे मसला क्या है। और दुआ कबूल हुई, और मैंने एक काम शुरू किया किसी दोस्त के साथ मिलके, और वो काम अच्छा चला। 1.5 साल किया तकरीबन, शायद ये 2015 से लेके, 2015 के मिड से लेके 2017 तक की बात है। और वो फिर इतना ऊपर गया काम के, 2 ऑफिस बन गए, एक लाहौर में बन गया और एक अपने सिटी में था। और तकरीबन 70-80 मेरे पास वर्कर थे, एम्प्लॉइज़ थे। और मेरा आईटी का डिपार्टमेंट ही जो था, वो शायद कोई 10-15 की उसकी टीम थी। कॉल सेंटर भी था, फिर प्रोडक्ट की सेल भी थी, काफ़ी लंबा चौड़ा था काम। और मैं एक डिफेंस में घर और ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पर मेरे सारे माशी मसाइल को हल करके, डिप्रेशन मेरा वैसे ही चल रहा था। नींद की गोली खा ली है, और कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, मैदा मेरा ख़राब ही रहता था। और बस यूँ समझें कि जो एंग्जाइटी का मरीज़ होता है ना जी, वो अपनी ज़िंदगी को फिर अज़ियत भोग भोग के, काट काट के अपने आप में ज़रूरी तब्दीलियाँ कर लेता है, जिसे कहते हैं रींग रींग के उसे जीना आ जाता है किसी ना किसी तरीके से। और वो कैंसर के मरीज़ों को भी आ जाता है, हार्ट के पेशेंट्स को भी आ जाता है, सभी लोग, जीना तो है ही है किसी ना किसी तौर। तो मैं भी जी रहा था। कभी कोई बाहर पैसे चूँकि ज़्यादा आ रहे थे तो अय्याशी कर ली, कुछ खा लिया तो रात सारी रो लिया। अगले दिन दोपहर को उठे, अपने काम पे चले गए, इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा था। और एक लो प्रोफाइल लाइफ थी। और पता, कुछ लोगों को देख के पता चल जाता था, कुछ को नहीं पता चलता था। ऐसा मामला चल रहे थे। तो 1.5 साल
तकरीबन 1.5 साल के बाद कंपनी का मैंने ऑडिट करवाया, ईयरली ऑडिट जो था वो मैंने करवाया, और उसकी जब रिपोर्ट मेरे पास आई और मैं उस रिपोर्ट को जब एनालाइज कर रहा था, तो मेरे ऊपर एक इंकशाफ हुआ। वो एक सोच थी जी, एक ख्याल था। मुझे ये दिखाई दिया कि मैंने 1.5 साल में 6.5 करोड़ की अर्निंग की है। 2017 के स्टार्ट की बात है शायद। और उस 6.5 7 करोड़ में से ऑनलाइन कंपनी थी, बहुत बड़ी अर्निंग थी, गाड़ियाँ थी, डिफेंस में घर था, लाहौर में बहुत बड़ा ऑफिस था, अपने शहर में भी बहुत बड़ा ऑफिस था, और क्या चाहिए होता है। तो जब मैंने अपने अकाउंट को देखा, अपने पर्सनल अकाउंट को, अपनी कंपनी के उस ऑडिट में, तो मेरे पास ना जी 5 6 लाख, 4 लाख, 5 6 लाख ही आ रहा था महीने का। और बाकी जितना भी पैसा था वो सारे का सारा मैं कंपनी में री इन्वेस्ट कर रहा था, ताकि उसको ब्रांड बनाया जा सके, उसकी ग्रोथ हो सके। और मेरी कंपनी का जो महाना जो एक्सपेंस था वही 40 50 लाख के अराउंड में था। और मुझे उस वक्त एक बड़ा अजीब एहसास हुआ। मुझे ऐसे लगा जैसे अल्लाह ने मुझे कुछ याद कराया, कि मुझे एक दुआ याद आई, और मैंने अपने आप को उसकी कबूलियत में बैठा हुआ पाया। मैंने अल्लाह से दुआ की थी, इस बात को उस वक्त 2 साल गुजर चुके थे, और मैंने अल्लाह से ये अर्ज़ किया था, इल्तिजा की थी, कि अगर मुझे मेरे पेशे में अरूज एक बार बख्श दे, जो कि मेरा हक है, तो मैं उसकी तरफ पलट आऊँगा। और मुझे याद आया कि इस दुआ को तो मैं भूल ही गया था, और मैं तो पैसे के चक्कर में पड़ गया, और मैं तो इसको असल समझ बैठा इस खेल को, और मैं तो ब्रांड डेवलपमेंट में और कंपनी को इस्टेब्लिश करने में और उसकी ब्रांचेस खोलने में बिज़ी हूँ। और मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो तो उतना ही है। मैं शुरू से ही 2 2.5 लाख मतलब कमाने वाला आदमी था, तो इतना तो अल्लाह मुझे दे ही रहा है, उतना ही दे रहा है, उससे ज़्यादा तो कोई नहीं दे रहा। और मैंने जब फिर उस रात उस ऑडिट को क्लियरली देखा, तो मुझे एक एहसास हुआ कि कंपनी शायद चल पड़ेगी, ब्रांड शायद बन जाएगा 4 5 साल में, लेकिन उस वक्त तक मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे जिस्म में सकत नहीं थी। मैं गोलियों के सहारे जिंदा था, नींद की गोलियों के सहारे चल रहा था। मैं राइजक, गैविस्कॉन, और मैं इस किस्म की जिंटैक और इस किस्म की चीज़ों के साथ ज़िंदा था, और मैं हर वक्त करबो बला में था, लेकिन मैं लालच का मारा हुआ पैसा कमाने के चक्कर में था। और मैं शायद ये चाहता था कि मेरे पास करोड़ों रुपया इकट्ठा हो जाए, तो उसके बाद मैं अल्लाह की तलाश में निकलूँ। और मुझे ऐसे लगा जैसे अल्लाह इस बात पे एग्री नहीं है। अल्लाह ने सिर्फ मेरी दुआ को कबूल करके मुझे दिखाया है कि जो तूने कहा था वो हमने कर दिया, अब बता तू वापस पलटेगा या आगे जाएगा। और वो, आप यकीन कीजिए, मेरी ज़िंदगी का ऐसा लम्हा था कि जब ये अदराक और ये मेरे अंदर एहसास पैदा हुआ है कि ये जो कुछ भी मेरे इर्द गिर्द एक शो चल रहा है, एक ड्रामा चल रहा है, ये सब कुछ तो आर्टिफिशियल है। ये तो एक सिर्फ दुआ की कबूलियत है, ये परमानेंट तो नहीं मुझे दिया गया। मेरा ब्लड प्रेशर गिर गया, और मुझे ऐसे लगा जैसे मैं ठंडा हो गया हूँ, और मेरा दिल बंद हो गया, और मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। लेकिन इस बार ये पैनिक अटैक नहीं था, इस बार ये मुझे अल्लाह का खौफ पड़ा। वो जो रात थी ना, वो बड़ी भारी थी मेरे ऊपर। ये वो रात है जहाँ से मेरी लाइफ स्टोरी अब शुरू हो रही है। क्योंकि अभी तक जो कुछ भी आपने सुना है, उसमें आपको शायद एक एस्पेक्ट का अंदाज़ा नहीं हो सका होगा कि मैंने अपनी एंग्जाइटी और स्ट्रेस के और डिप्रेशन के जो 10 साल हैं, वो शायद 20 25 मिनट में लपेट दिए। उसकी एक वजह है, ये जो 2008 से लेके 2017 तक जो 9 ईयर्स, जो 9 साल मेरे डिप्रेशन के गुजरे, इनको मैं बड़े कॉमन ईयर्स कंसीडर करता हूँ।
और मैं आपकी तकलीफ़ को, आपके प्रॉब्लम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि आप उन 9 सालों में जी रहे हैं, क्योंकि अभी जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो एक हैरत कदा है। और ये 9 सालों में कुछ भी नहीं था, प्रॉब्लम्स, रोना-धोना, लड़ाइयाँ, झगड़े और डॉक्टर्स की तलाश और हकीमों की तलाश, बाबों की तलाश, वजीफ़े और अपने आप के ठीक होने की दुआएं और ज़िंदगी के साथ कंप्रोमाइज़ेस, मैदे की ख़राबी के हिसाब से लगी बंधी खुराक, उसी में रहना, उससे बाहर ना जाना और सफ़र ना करना, और ये सारी चीज़ें जो अपने आप को कैमोफ्लेज करके रहने का एक जो तरीका है, जो लोग वीडियोस मेरी देखते चले आ रहे हैं उनको शायद पता होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉडिफिकेशंस। तो मॉडिफाई कर रहा था मैं लाइफ को और सर्वाइव करने की कोशिश, और आई वाज जस्ट सर्वाइविंग, दैट्स ऑल अबाउट इट। तो मैं मेडिटेशंस भी करता रहता था, लेकिन कॉन्टीन्यूस किसी चीज़ में नहीं था। लापरवाही और गैर मुश्किल मिजाजी का शिकार था। हसासियत और गैर मुश्किल मिजाजी में मेरी एक वीडियो है, वो सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। इस सारे एस्पेक्ट में गुजरता गुजराता ये जो 9-10 साल ये गुजरे, आई वॉज रोलिंग स्टोन, कभी इस तरफ हो गया कभी इस तरफ हो गया, कोई चीज़ फ़ायदा दे नहीं रही थी। 15 दिन मुराकबा किया, फिर तबीयत ख़राब हो गई, फिर कभी कुछ कर लिया, फिर किसी डॉक्टर के पीछे पड़ गए, और साइकियाट्रिस्ट के पास मैं नहीं गया। एक साइकियाट्रिस्ट के पास मैं जिनाह हॉस्पिटल में लाहौर में एक दफ़ा गया, ही वॉज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, और उसके साथ मेरी लड़ाई हो गई। मैंने उसे कहा कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं मेडिसिन नहीं लेना चाहता, और उसने मुझे कहा कि यू हैव बिकम कम्प्लीटली मैड, तुम दवाइयों के बगैर कैसे ठीक हो सकते हो, तुम्हें तो सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। इस किस्म के मामला, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैंने साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना। ईगोइस्टिक बिहेवियर ही था, होता है नफसियाती उलझनों में फंसे हुए सारे लोगों के अंदर इस तरह के मामला ज़िंदगी किसी ना किसी स्टेज पे रहा ही करते हैं, और ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन वो जो रात थी, उस रात पहली बार मेरे अंदर एक गंभीरता आई, एक ड्रेडफुल सीरियसनेस मेरे अंदर पैदा हुई कि आखिर कब तक ये अजियतनाक ज़िंदगी, ये जहन्नुम की ज़िंदगी कब तक, कि ना मेरे हाथ पैसा पूरी तरह आ रहा है, ना मेरे हाथ में कोई निर्वाण आ रहा है, मैं चूं चूं का मुरब्बा बन गया हूँ, मैं जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन बन चुका हूँ, मेरे पास बोलने के लिए इतना कुछ है, और मेरी ज़िंदगी बाहर से देखने वालों को लश लगती है। और वही है ना जी, आपके लिए क्या ख्वाहिश है आपकी, आप एक पेशे में जाते हैं और वहाँ से आप फिर एक दफ़ा इतने कामयाब कर दिए जाते हैं अपनी दुआ के तुफ़ैल, अल्लाह की मेहरबानी से, कि आप गाड़ी से उतरते हैं तो आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाता है, और आप क्या कर लेंगे, बाकी तो तफसीलात हैं और इन्फिनिट है और बढ़ाते चले जाएंगे। खैर, उस रात मुझे एक अंदाज़ा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरे पास पैसा नहीं आने दिया। मैंने इतना पैसा कमाया, लेकिन अल्लाह ने मेरी ज़हनी हालत ऐसी कर दी कि मेरे से फ़ैसले ऐसे सादर हुए कि वो डेवलपमेंट में लगना शुरू हो गया, और मेरे अपने पास पैसा उतना ही आ रहा है। पहले 2 ढाई आता था, अब 4-5 आ जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है? इतने पैसे से क्या फ़र्क पड़ता है? यही है कि कुशाइश आ जाती है, एसी लग गए हैं, ज़रा बिल घर के अच्छे दिए जा रहे हैं, ग्रॉसरीज़ ठीक आ रही हैं, मदद इमदाद चल जाती है, माँ-बाप के पास कुछ खर्चा इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और क्या आप इम्प्रूवमेंट करेंगे ज़िंदगी में? बहरहाल दैट वाज़ शॉकिंग रियलाइज़ेशन फॉर मी, और उस रात मैंने ये फ़ैसला किया कि मेरी ज़हनी हालत और जिस्मानी हालत 10 साल से इतनी ज़्यादा कॉन्स्टेंटली डिटेरियरेशन में है कि मुझे ऐसे लगा कि मेरे सर्वाइव करने के चांसेस बिल्कुल नल हो चुके हैं, और मैं जो भी कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। मैं पैसा कमाने के पीछे अपनी लाश को अपने कंधे पे उठा के घिसटता हुआ चल रहा हूँ। इट इज़ नॉट वर्किंग। आई हैव सीन इट वेरी क्लियरली, एंड आई टोल्ड माई सेल्फ, फॉर गॉड सेक, होल्ड योर हॉर्सेस, गिव मी अ ब्रेक एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ। एंड लिटरली दैट नाइट changed everything of my life. आपको पता है मैंने क्या किया? Here it begins. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ उससे आपके दिलों की गिरें खोले, आपको करार बख्शे, और आपकी तरबियत में आपकी मदद करे। मैंने अपनी कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। फ़ौरन नहीं किया। उस रात मैंने गाड़ी पकड़ी और चीचावतनी अपने घर वापस आ गया। सुबह 4 बजे पहुंचा।
हालत बहुत ख़राब थी, दिल बहुत घबरा रहा, बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत थी। पत्ते की तरह काँप रहा था, जैसे आंधी में कोई पत्ता उड़ रहा होता है ना, इस तरह मेरी हालत थी। और मैंने अपनी बीवी के साथ बैठा, मैंने उसे कहा कि मुझे लगता है कि मुझे 2 कैंप्स में से एक चूज़ करना है। मुझे फाइनली अल्लाह ताला की तरफ जाना है। मैंने दुआ की थी कुशाइश की, मैंने उससे पहले दुआ की थी अपने घर वापस आने की। आज मैं उन दोनों दुआओं की कबूलियतों के अंदर खड़ा हूँ और मैं बेवफ़ाई नहीं कर सकता। और मैं इसलिए बेवफ़ाई से नहीं वापस आ रहा कि मैं बहुत वफ़ादार हूँ, नहीं, मैं डर गया हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे अगर मैं अब वापस ना मुड़ा तो अल्लाह मुझे पकड़ लेगा। लिटरली मुझे दिखाई दिया कि अल्लाह मुझे पकड़ लेगा। और माँ से मैं बहुत ज़्यादा करीब था, हर बच्चा ही होता है। तो मैंने अपनी माँ से बात की कि मुझे कुछ वक्त तन्हाई में चाहिए। और वालिद साहब मेरे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो उनका ही सहारा है मुझे अल्लाह के बाद। तो लेकिन फिर भी एक, हम जिस इरा के लोग हैं, 90s के 80s के जो जनरेशन है, वो अपने बाप की इज़्ज़त बहुत और तरह से करती है। हम अपने बाप को एक ऊंची जगह पे रखते हैं। और हमारी अपने वालिदैन से दोस्ती जो है, माओ से तो और ही तरह की होती है, लेकिन जो फादर्स आर लाइक जनरल्स, और वो अच्छे लगते हैं अपने एक रख रखाव में और एक फासले में रहते हुए। मर्द अच्छा लगता है। तो वालिद साहब से तो मैं बात नहीं कर सका खुल के, एंड ही वाज वेरी होपफुल दैट आई एम ग्रोइंग वेरी फास्ट। और बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स करने की कोशिश कर रहे थे वो भी, मेरे हौसले पे, कि बेटा कुछ इम्प्रूव कर रहा है फाइनली। तो पूरे घर को एक उम्मीद थी कि हम ऊपर जा रहे हैं। तो खैर, मैंने आज मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा अजीब वाक़या है कि जब से मैं ज़िंदा हूँ, टीनेज से ही मेरे पास एक कमरा हमेशा अपना ज़ाती रहा है। तो मैं अपने कमरे में चला गया, ऊपर छत पे कमरा था मेरा। और आप यकीन करें कि मैं शायद 40-42 दिन या शायद 45 दिन अपने कमरे से बाहर नहीं आ सका। अब बाहर ना आ सकने से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल ही निकला, आता था, थोड़ी देर के लिए आता था, माँ के पास बैठता था, अब्बू के पास बैठता था, फॉर्मेलिटी थोड़ी सी इधर उधर की बातें, वो पूछते थे क्या मसला है, घर क्यों रह रहे हो, क्या वजह है। तो मैं कह रहा था मेरी तबीयत, तो पता था उनको था इसको एंग्जाइटी है, चीज़ें हैं, मैदा ख़राब रहता है। तो मैं कह रहा था कि मैं इलाज कर रहा हूँ, कुछ चला जाऊँगा वापस, काम पे चला जाऊँगा, थोड़ी सी छुट्टी ली है, थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, इस किस्म के बहाने करके मैंने। और एक बेटी और हो चुकी, 2 बेटियाँ हो गई थी उस वक्त तक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने नवाजा हुआ था, रहमत थी उसकी। तो मैं अपने कमरे में बंद हो गया जी। और मैंने फ़ैसला किया कि कुछ भी हो जाए, गुर्बत बेशक इतनी क्यों ना आ जाए कि मेरे जिस्म पे कपड़े का एक चीथड़ा भी ना रहे, एक धज्जी भी ना रहे, मुझे अब डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी में नहीं रहना। इनफ इज़ इनफ। इट्स बीन 10 इयर्स, इट्स बीन 10 डैम इयर्स। कितनी देर? वो फट गया ना, एक जो लावा पक रहा था वो फट गया। बहुत सोचा, इन 40 दिनों में बहुत कुछ सोचा, बहुत गौर किया, बहुत वॉक की, बहुत रोया, बहुत दुआएं मांगी, और एक फ़ैसले पे पहुंचा। कैसा, अब आप देखें, अब 40 दिन को कैसे कोई बयान करेगा। माजी तो माजी है ना, उसमें से क्या निकालना है। थोड़े कहे को बहुत समझें, अपनी अकल से अंदाजे लगाएं कि क्या हुआ होगा। आंसुओं का वो दौर था। और 40 दिन के बाद ऑफिस वाले भी परेशान थे, पार्टनर भी परेशान थे, सभी को एक बात कही कि अभी थोड़ा टाइम दे दें, दबाव पड़ गया है। और अंदाज़ा तो मेरा सभी जानने वालों को था कि मेरे साथ इस तरह के मामला चलते रहते हैं। तो बहरहाल उसके बाद निकला अपने कमरे से और सीधा गाड़ी पकड़ी, एक दोस्त को साथ लिया और इस्लामाबाद चला गया। अल-शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद। मैंने डॉक्टर्स का पूरा पैनल बुक किया। 2017 के शायद मिड की ही ये बात है, 2.5 लाख रुपया दे के।
7 दिन तक मेरा इन डेप्थ चेकअप हुआ, मेरे सारे टेस्ट किए गए, मेरे हार्ट के स्कैन हुए, मेरी वो इकोग्राफी और कार्डियोग्राफ वट एवर यू नेम इट, आई डोंट तो रिमेंबर, याद भी नहीं है, सब कुछ हुआ। साइकियाट्रिस्ट को चेक कराया, न्यूट्रिशनिस्ट को चेक कराया, हर तरह के डॉक्टर को चेक हुआ, प्रॉपर एक पैनल ने मुझे इन्वेस्टिगेट किया। और आफ्टर 7 to 10 डेज़ मैं वहीं पे रहा इस्लामाबाद। वो पैनल मेरे सामने बैठा और उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स थे। इफ अगर मैं उस वक्त को सोचूं तो शायद 4-5 स्पेशलिस्ट थे और कुछ जूनियर डॉक्टर्स थे और कुछ हाउस जॉब करने। आई वॉज बेसिकली दे टुक मी एज अ केस स्टडी, क्योंकि ऐसे केसेस कम आते हैं जो इतना पैसा लगाएं और उनकी बीमारी भी समझ ना आ रही हो और वो टेस्ट भी सारे करवाने चाह रहे हो। सेशंस भी हुए, साइकोलॉजिस्ट के साथ भी सेशन हुए, साइकियाट्रिस्ट ने भी मेडिसिन दी, बहुत कुछ हुआ और ड्रिपें भी लगी, बहुत प्रॉब्लम्स तो बहुत थी, वेट बहुत ज़्यादा गिर रहा था। तो वो मेरे पास बैठे फाइनल मीटिंग में और उन्होंने मुझे मेरी फ़ाइल दी और उन्होंने कहा कि देखिए हमने आपको डीपली ऑब्ज़र्व किया है, एनालाइज़ किया है। वी डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट बट यू नीड टू एक्सेप्ट द सिंपल फैक्ट कि आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं, आपको क्लिनिकल डिप्रेशन है और आपका B12 थोड़ा डाउन था मेरा और विटामिन डी डाउन था। और उन्होंने कहा कि शायद आपका वज़न वगैरह गिरने की और सिम्टम्स आने की ये वजूहात भी हैं और उसके साथ एंग्जाइटी की भी आपको और डिप्रेशन की भी चीज़ें चल रही हैं। एंड यू नीड टू चेंज योर लाइफस्टाइल, यू नीड टू यू हैव टू डू लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेगी और फूड हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, वाइटामिन लेने पड़ेंगे, ब्ला 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 ब्ला। और न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझे एक पूरा मैप डिज़ाइन करके दिया, वो टर्किश थी, आई स्टिल रिमेंबर हर। और उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करना है और बाजरा और ये और वो और सलाद के पत्ते और पता नहीं क्या क्या उसने मुझे बताया। और मैं लापरवाह मलंग आदमी, मेरे से कहाँ ये 11 बजे पत्ते खाने हैं, 9 बजे सेब खाना है, मेरे से कहाँ किया जाता है। आ गया लेके और एक तसल्ली लेके उठा वहाँ से, बड़े सोच विचार और बड़े गौर व फिक्र के बाद गया था और सिर्फ ये देखने के लिए गया था कि कहीं मुझे कोई डीपली कोई फिजिकल इशू तो नहीं चल रहा। ये हर एंग्जाइटी वाले को जो होता है कि कुछ मेरे अंदर, मुझे मेरे साथ कुछ है तो नहीं, कोई गुर्दे, कुछ जिगर, कोई हार्ट में कोई इशू तो नहीं चल रहा। अब वो एक दफ़ा सोचा कि अब पैसे हैं, काफ़ी पैसे थे उस वक्त, काफ़ी कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरा प्लान किया, बताता जाऊंगा आपको, साथ साथ गिरें खोलता जाऊंगा। तो सबसे पहले तो इस बला से पीछा छुड़ाया कि मुझे कुछ है और इस फैक्ट को एक्सेप्ट किया कि मैं डिप्रेशन का पेशेंट हूँ, मुझे एंग्जाइटी है, मुझे स्ट्रेस है और मैं ट्रोमेटिक हूँ, सिम्प्टोमेटिक हूँ और मुझे अब इससे निपटना है। और जो कुछ भी मेरे साथ होता है वो फिज़िकल तो है लेकिन वो साइकोलॉजिकल उससे पहले है। तो एक एस्पेक्ट मैंने काट के फेंक दिया कि अब डॉक्टर के पास नहीं जाना। दैट वाज ह्यूज टर्न। अब जिन लोगों को आप में से एंग्जाइटी है और डिप्रेशन है, आप करके देखें ये फैसला। और मैंने उस हॉस्पिटल से जब बाहर निकला तो मैंने अपने आप को कहा कि नासिर इफ्तिखार, इससे आगे कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, अब तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओ, अब तुम्हें मैं निपटूंगा। अब फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने अपने आप से निपटा कैसे है।